नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का कक्षा 11वीं के पहले अध्याय में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पर हम मानव विकास के क्रमिक विकास की कहानी समझ रहे हैं और आधुनिक मानव का विकास किस तरह से हुआ वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्मों की बात हम करते हैं कि सबसे पुराने मानव के कंकाल अभी तक जो हमें अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर इथोपिया ओमोकिविस के यहाँ पर हमें तकरीबन 1,95,000 पुराने से लेकर 1,60,000 पुराने मानव के कंकाल हमें मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका बॉर्डर गुफा दी गेल्डर्स क्लासिस नदी के मुहाने पर 1,20,000 से 50,000 पुराने अवशेष हमें मानव के मिलते हैं। मोरक्को दर ए सुल्तान में हमें 70,000 से 50,000 वर्ष पुराने मानव जीवाश्म मिलते हैं। वहीं पर इज़राइल की कफ़ज़ेह रसखूल में हमें 1,00,000 से 80,000 पुराने अवशेष मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुंगो झील में हमें 45,000 से 35,000 वर्ष पुराने अवशेष मिलते हैं। वहीं बोस्निया में हमें 40,000 से पुराने अवशेष मिलते हैं। वहीं फ्रांस की क्रो-मैग्नन लेस आइजिस के पास में हमें 35,000 पुराने अवशेष मिलते हैं। 35,000 वर्ष पुराने अवशेष मिलते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, इस तालिका में हमने देखा कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से हमें मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर दो मत प्रचलित है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कि इसका मानना है कि जिसके अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्पादन मॉडल यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ। यहाँ पर दो थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी कहती है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानव का विकास हुआ और वहीं पर उनकी सभ्यता का जन्म हुआ। जैसे मानव अफ्रीका महाद्वीप में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, अफ्रीका में अलग, यूरोप में अलग, इस तरह से अलग अलग हुआ। लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, ज़्यादातर जो प्राचीनतम अवशेष होमो सेपियंस के हमें मिलते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। तो हो सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप से ही मनुष्य जाति अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में फैली हो। तो ये दो सिद्धांत यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षण की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। अब हम देखते हैं प्रतिस्पादन और क्षेत्रीय निरंतरता के सिद्धांतों को हम विस्तार से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन सिद्धांतों का विकास हुआ और क्यों इन सिद्धांतों को जोड़ा जा रहा है। प्रतिस्पादन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्पादन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं
उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो विशेष क्षेत्रों में पाए गए और अंतोगत्वा वह स्थायी रूप से बस गए। तो ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब ये प्रतिस्पर्धन मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहते हैं कि भाई अफ्रीका में हुए और अफ्रीका से ही ये अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर फैले। और जो क्षेत्रीय निरंतरता की मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर हम यूरोप में देख रहे हैं कि यूरोप में अलग तरीके से उनका विकास हो रहा है, अफ्रीका में अलग और एशिया महाद्वीप में अलग हो रहा है। अब यहाँ पर हम आदिकालीन मानव की भोजन प्राप्त करने के तरीकों को यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, अब तक की हम यहाँ पर देख चुके हैं कि आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार कर रहे हैं और यह देखते हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। इन जो आदिकालीन अवशेष हमें मिलते हैं, जब हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ पर हम कंकालों को देखते हैं या फिर बड़े बड़े पत्थरों को देखते हैं जो कि लकड़ी रहे होंगे, जो पत्थर बन गए, या फिर मूर्तियों को देखते हैं, तो उनका अवशेष, उनका जानकारी या फिर उनके बारे में कैसे समझा जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है जो त्यागी हुई वस्तुएं होती है उनकी सफाई करने से होता है यहाँ पर अपमार्जन का मतलब। और मछली पकड़ना संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों की जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों की जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उनके पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब आधिकारिक रूप में यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी का मतलब होता है भोजन की तलाश करना। अब यहाँ पर इनके द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरचकर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों और उनके अंडों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों तक को भी वह खा लेते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से, जहाँ पर हमें 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी के सोनिंजन में हमें 4 लाख साल पहले का जो हम मानचित्र में देखने वाले हैं। यहाँ पर से हमें मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में हमें इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियाँ मिलने से पता चलता है कि लगभग 35,000 साल पहले मानव की योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलिनी वेस्टनाइस, जो कि चेक गणराज्य में हमें देखने को मिलेगा, को सोच समझकर शिकार के लिए चुना होगा। क्यों चुना होगा? क्योंकि इन क्षेत्रों में जानवरों की आवाजाही ज़्यादा रही होगी। जैसे हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में बॉक्स ग्रोव को देख रहे हैं, स्क्वानस्कोम को देख रहे हैं, जर्मनी में हम हिडलबर्ग को देख रहे हैं, चेक गणराज्य में हम दोलनी वेस्टोनाइस और ग्रेड मोस्टी को,
इसी तरह से निअंडर घाटी में सोनिखोस को, फ्रांस में हम लैक्सलॉक्स को, टेरा को, और इटली में हम अमाटा को देख रहे हैं। फ्रांस में हम लेज़रेट गुफा को देख रहे हैं और साथ ही अल्टेमीरा को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारे स्थलों से हमें पता चलता है कि किस तरह से शिकारी जीवन की शुरुआत होने लगी थी। जानवरों के झुंड, रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों से भी जानकारी रखने लगे थे। अब ऐसा लगता है कि क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों के मांस निकालने और शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं क्या भिन्न भिन्न होती थी? क्या स्त्री और पुरुषों के पास अलग अलग काम था या दोनों मिलकर एक काम करते थे? वस्तुतः इस संबंध में हमें अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। आज भी ऐसे समाज हैं जहां शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण किया जाता है। ऐसे कबीलाई समाजों के बारे में हम जानते हैं। जैसे बहुत सारी जनजातियाँ वैसे तो शहरी क्षेत्रों या फिर आजकल बहुत कम ऐसी जनजातियाँ मिली हैं, बची हैं, लेकिन अंडमान निकोबार या फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें ऐसी जनजातियाँ देखने को मिल जाएंगी जो आज भी दुनिया से कटी हुई हैं और ना ही वे दुनिया से जुड़ना चाहती हैं। तो यहाँ पर आज भी ऐसे समाज हैं जो शिकार के बल पर और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न क्रियाकलाप हम देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि भाई अतीत में सदैव समानांतर तुलनाएं सुलझाना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम सोचें कि हम उनके बारे में जान पाएँ तो अभी ऐसी हमारे पास में डाटाबेस हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थलों में आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और ओलोजेसोई के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख कितना 7 लाख से 5 लाख पुराने ये हमें देखने को मिलते हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते हैं। यहाँ पर 2 चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परिदृश्य देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पर से हमें यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं। औलेज़ुलाई उत्खनन स्थल है। खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनन स्थल के चारों ओर सक्रिय पगडंडी का पुल बना दिया ताकि वे यहाँ पर इन्हें देख सकें। वो इन स्थलों पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीक से तस्वीर। तो यहाँ पर आप हस्त कुठार देख सकते हैं, मतलब कि जो इस समय पर जो हथियारों का इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर को घिस घिस कर उन्होंने उसको ब्लेड के रूप में बनाने का यहाँ पर काम किया है ताकि वो जो जानवर है उनके मांस को चीर सके और उसे काट कर वो खा सके। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैसा होता था वो समझ पाएंगे। 40,000 से
एक 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12 बाई 4 मीटर के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। अब हम यहाँ पर इस चित्र को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए कि भरण पोषण करते हुए जीवों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इनका बताया गया है, जहाँ पर पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि होमोनिड भी होमो हैबिलस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्रियों को वही खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, यह उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी, यह पत्थर कैसे पहुँचे होंगे और क्या यह हड्डियाँ अब छूट रही होंगी। ये सारे प्रश्न हमारे सामने बड़े होते हैं। अब देखिए, पेड़ों पर होमोनिडों का निवास होता था। यहाँ पर आप उल्लू को भी देख सकते हैं, पेड़ों में आप अन्य स्तनधारियों को भी देख सकते हैं, पेड़ों पर ही आप तेंदुओं और अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप भरण पोषण के लिए ये जानवरों को मारकर लाते थे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन? होमोनिड लाते थे। गैर होमोनिड स्तनपायी वस्तुओं को इधर उधर घुमाते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ देख सकते हैं कि वस्तुएं अंदर प्रवाहित होते हुए बाहर जा रही हैं। ये बाढ़ के समय पर होता है। बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए मगरमच्छों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है और इस समय पर होमोनिड यहाँ से निकल जाते थे। तो किस तरह से इनका प्रवेश होता था और कैसे ये निकलते थे, वो भी यहाँ पर से देखा जा सकता है। अब इसके अंदर जहाँ पर आपको एक घर जैसा दिख रहा होगा, इसके अंदर यह टेरो अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, वे उन स्थानों के द्योतक हैं जहाँ बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है और उसके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिडों के जीवन से किस प्रकार भिन्न होगा, ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि ये यहाँ पर ज़मीन में रहते थे और जो होमिनिड थे वो पेड़ों में रहते थे, बंदरों की तरह। अब यहाँ देखिए, जो 12 बाई 4 का कमरा हमें देखने को मिलता है, तो इसके अंदर 2 चूल्हे और भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों, ट्राउस, पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटक में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ समसामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चैसोबासा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? इसके बारे में हम सटीक रूप से नहीं जानते, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को खड़े करना और उन प्रश्नों के लिए नई प्रक्रियाओं को जन्म देना ही यहाँ पर विज्ञान और इतिहास के सामंजस्य को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक हैं। इसके लिए कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और ऊष्मा मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक में सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता का उपयोग होता था। साथ ही इसके उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता था। तो आग के कई सारे इस्तेमाल होते थे। एक तो गुफा के अंदर रात में भी और दिन में भी, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, वहाँ पर उजाला का इंतजाम बाकायदा हो जाता था। साथ ही जहाँ आग जलती थी, वहाँ पर खतरनाक जानवर जो शेर, तेंदुआ वगैरह हैं या फिर अन्य खतरनाक जानवर हैं, वे आग के पास नहीं आते थे। साथ ही अपने हथियारों को और बेहतर तरीके से बना सकते थे
और मांस को पकाकर भी यहाँ पर खा सकते थे। प्रारंभिक मानव के औजारों का निर्माण किस तरह से हुआ वो हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, औजार बनाने की प्रारंभिक जो प्रक्रिया थी वह कुछ इस तरह से थी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन्हें एक दूसरे पर पीटा जाता था। धीरे धीरे उनका जो कमजोर आवरण होता था वह छट जाता था। जैसे जैसे वह आवरण छटते जाता था बचता था पत्थर का मजबूत हिस्सा। उस पत्थर के मजबूत हिस्से को धीरे धीरे खुरचकर बहुत पैना बना दिया जाता था और अलग अलग कामों के हिसाब से इसी तरह पत्थरों को अलग अलग शक्ल में बनाने का प्रयास किया जाता था। शुरुआत में जब मानव ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पत्थरों को करने का प्रयास किया तो शुरुआत में तो 4-5 किलो के पत्थरों को लेकर जानवरों के ऊपर पटक देते थे, जिससे जानवर वहीं के वहीं मर जाते थे। लेकिन जब जानवर बहुत फुर्तीला हो, बहुत तेज भागने वाला हो, जैसे हिरण वगैरह, तो आप इतने बड़े पत्थरों के सहारे उन्हें आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपको उनके पीछे पीछे भागना भी होता था। और इस समय पर धनुष और तीर कमान का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और साथ ही इन्होंने भाले और बर्छी बनाने भी शुरुआत में नहीं सीखी थी। तो फिर इन्होंने पत्थरों को एक दूसरे पर पीट पीट कर उनका आकार छोटा किया और मजबूत किया, ताकि ये बहुत आसानी से शिकार कर पाएँ। हालांकि समय के साथ साथ ये और भी ज़्यादा एवॉल्व हुए और इन्होंने नई तकनीकों को जन्म दिया। यहाँ पर कुछ आरंभिक औजार, ये औजार ओल्डुपई में मिले हैं, ओल्डुपई में मिले हैं। बगल में यहाँ पर दिखाया गया है औजार एक गंडासा है और जिसकी सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाए गए चित्र में आप औजार एक हस्तकुठार है और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शिकार करने में और चीज़ों को ठोकने पीटने में भी बहुत काम आती थी। अब सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो बानरों में नहीं पाई जाती है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभावित स्थानीय और तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही हो और उनका प्रयोग करते हैं उसके अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और बानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव होता है। यही कारण है कि मानव का विकास भी बंदरों से हुआ, एक कोषीय जीवों से हुआ, लेकिन मानव से आगे दूसरी प्रजातियां आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ना तो उस तरह से तेजी से विकसित हुआ जिस तरह से मानव का हुआ, ना ही उनका उतनी तेजी से मस्तिष्क विकसित हुआ जितना तेजी से मानव का हुआ। तो यहाँ पर पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या में हमें देखने को मिलता है। अब ये केन्या और इनका हम पहले भी देख चुके हैं चित्र। अब इनके पूरे स्थलों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही हमें आगे चलकर होमोसेपियंस मिलता है, जिसके हम संतान हैं, और होमोसेपियंस ही आधुनिक मानव का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हमें देखने को मिलता है। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा और उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर
हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य पदार्थ को बाद में खाया जा सकता था। तो ये यहाँ पर अब अपने भोजन को स्टोर भी करने लगे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर 35,000 साल पहले हम देखते हैं कि भाले और तीर कमान का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक भाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक भाला प्रेक्षक यंत्र है। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी हम यहाँ पर देख सकते हैं। भाला प्रेक्षक यंत्र का प्रयोग शिकारी अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के लिए करते थे। और यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका चित्र। कुछ और भी परिवर्तन इस समय पर देखने को मिलते हैं, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 साल पुराना है। छेदी या रूहानी छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब यहाँ पर संभव हो गया था। पंच प्लेट तकनीक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप पंच प्लेट तकनीक को यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पंच प्लेट तकनीक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए। अब चित्रों के माध्यम से इस तकनीक को आसानी से समझते हैं। पहले का चित्र में आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिसके ऊपरी सिरे के पत्थर को हथौड़े की सहायता से या अन्य पत्थरों की सहायता से हटाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम खा चित्र को देखते हैं तो इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है, जिसे प्रहार मंच या घन कहा जाता है। फिर गह चित्र को देखते हैं। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। इसमें धारदार पट्टी बन जाती है, जैसे आप यहाँ पर घा चित्र में देख रहे होंगे। तो ये धारदार जो पट्टी बन जाती है, इसे जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अथवा उनके एक तरह की छेनियों बन जाती है, जिसमें हड्डी, सींग, हाथीदांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप हड्डी देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह हड्डी न खुद एक जानवर की शक्ल में आपको दिखाई दे रही होगी, बल्कि इसमें आपको यहाँ पर जानवर दौड़ते हुए भी आपको दिख सकते हैं। ये शायद घोड़े हैं। अब तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह से नक्काशी ये करते थे। आज हम ऐसी चीज़ों को बहुत ही घिन समझते हैं कि भाई इस तरह से कोई चमार, लोहार, बढ़ई कोई इस तरह से काम करते हैं। तो उस समय की सभ्यता को जानने का और उस समय की सभ्यता का स्टैंडर्ड क्या था, ये आज हम इन्हीं चीज़ों को देखकर पता लगाते हैं कि उस समय के लोग कितने अच्छे तरीके से नक्काशी कर लेते थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो नक्काशी की, जो उन्होंने चित्र बनाए, जो हम भीमबेटका वगैरह में देखते हैं, वो आज भी उन्हीं कलरों में मौजूद है जो उन्होंने किया था। जबकि इतनी ज़्यादा एडवांस तकनीक हमारे पास भी नहीं है कि हम ऐसा कलर पोत दें जो कई हज़ार सालों तक रहे, लेकिन उनके पास था। तो ये कई मामलों में हमें ये बताता है कि आप कितने ही ज़्यादा एडवांस क्यों ना हो जाएं, अतीत में कुछ ऐसा ज़रूर रहेगा जो आपसे ज़्यादा एडवांस रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई अपने पैर जमीन पर रख कर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर संप्रेषण एवं संचार के माध्यम भाषा और कला को समझते हैं। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, यानी कि जो होमोनिड थे वह हाव भाव की भाषा समझते थे, या हाथों का संचालन, हिलाना इसमें शामिल था। अब दूसरा जो था वह उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक अशाब्दिक संचार का प्रयोग यहाँ पर होता था। मतलब हाव भाव भी इसमें शामिल हैं। और हु हा जो आपने लड़ाइयों जैसी जो आपने आदिवासियों की आवाज़ सुनी होगी, आपने कोई मूवी सुनी हो, देखी होगी, तो उसमें आपने इस तरह के आदिवासी कल्चर को ज़रूर महसूस किया होगा, जहाँ पर अलग अलग आवाज़ निकाल कर बात की जाती है, समझा जाता है। तो वो यहाँ पर आप दूसरा तरीका देख सकते हैं। तीसरा जो होता है वह मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावे की क्रिया से हुआ, जैसा कि नर वानरों में हम देखते हैं।
प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। मतलब शुरुआत में जब मानव ने बोलना सीखा तो मानव ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मानव ने सबसे पहले इशारों का इस्तेमाल किया, उसके बाद में उसने आवाज़ निकालने का इस्तेमाल किया। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अगर आपके घर में गाय होगी तो जब गाय के बछड़े को दूध ले जाया जाता है तो एक दूसरे को बोलते हैं, उनकी भाषा में चिल्लाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप अन्य जानवरों में भी देख सकते हैं कि वे अपने दूसरे जानवरों को बुलाने के लिए किसी न किसी तरह का इशारा या फिर किसी न किसी तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वह इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, भौंक भौंक के वो एक दूसरे को इशारे करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से मानव की जो सबसे पहली भाषा थी वह थी इशारे। उसके बाद में उसने जो भाषा विकसित की वह थी साउंड। साउंड यानी कि आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे को समझाना चीज़ों को, फिर धीरे धीरे आवाज़ से भाषा का विकास हुआ। तो जो मानव के अलावा जो अन्य स्पीसीज़ हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं, उनके पास में इशारे और आवाज़ तो हैं, लेकिन उनके पास में मस्तिष्क का वह विकसित रूप नहीं है जिसके ज़रिए वे आवाज़ को भाषा और शब्दों की शक्ल वे दे सकें। तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। अब धीरे धीरे यह ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चारित यानी बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। मतलब तकरीबन आज से 20 लाख साल पहले भाषा का विकास हुआ होगा। तो मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा श्रवण तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रवण तंत्र का विकास लगभग हम देखते हैं 2 लाख साल पहले हम यहाँ पर श्रवण तंत्रों का विकास देखते हैं। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह भी दिया जाता है पुरातत्वविदों और भाषाविदों के द्वारा कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम भाषा और मानव विकास के क्रम को भारत के परिदृश्य से ना समझकर पूरी दुनिया के परिदृश्य से हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि दुनिया में मानव का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से भाषा का विकास हुआ। तो ये सब हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। अब यहाँ पर अल्टामीरा के गुफा चित्रों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आप एक जानवर का चित्र यहाँ पर देख रहे होंगे। तो जंगली बैल का, ये जिसे गौर भी कहते हैं, उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और मार्सिलोना सेज दी सौतोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। मार्सिलोना एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा के इधर उधर दौड़ रही थी और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई है, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई यानी कि पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उनका मन उमंग से भर उठा और वह हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन 2 दशक तक उनकी खोज और निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं और ये इतनी प्राचीन नहीं हो सकती। मतलब इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर है कि ऐसा लगता है कि ये आजकल में बनाई होंगी। इतनी साल पुरानी, इतने तकरीबन 40 से 35,000 साल पुरानी, इतनी पुरानी हमें कैसे देखने को मिल सकती है। फ्रांस स्थित लेक कॉक्स और सोबे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं,
जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच कभी बनाई गई हैं। इनमें इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मेमनों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उनसे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए देखें तो इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं, जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है? दूसरे जानवरों के चित्र इन्होंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इन्होंने इन जानवरों के चित्र इतने सुंदर और इतने बखूबी तरीके से बनाए कि इससे तो ये साबित होता है कि ये कला में पारंगत थे, यानी कि ये किसी भी जानवर का चित्र बना सकते थे। लेकिन इन्होंने लिमिटेड जानवरों के ही चित्र क्यों बनाए? यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूहों में ही। ऐसा क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्या पुरुष ही जानवर चराने जाते थे, या फिर जानवरों का शिकार क्या केवल पुरुष ही करते थे? कई सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में चित्रित क्यों किया गया है जहाँ आवाज़ अच्छी तरीके से पहुँचती है? इन प्रश्नों में अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व इसलिए है, जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह भी है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी, जहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो, अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो, और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हों। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है, वह अधिकतर पुरातात्विक स्थलों पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में ही हम देख चुके हैं कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद है। पर क्या आज के जो समाज है, शिकारी संग्राहक समाज है, क्या उनके जीवन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन जो हमारे अतीत में जो समाज रहा, शिकारी समाज, उसका जीवन क्या आज के समाज की तरह रहा होगा? क्या उनकी कुछ समानताएं आज के समाज में हमें देखने को मिल सकती हैं? ये कई सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी को जानने और समझने के लिए हम पढ़ते हैं अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहरी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में कुछ इस तरह विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबलों के बारे में कई बेहतर जानकारी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हादजा जनसमूह की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और
चट्टानी है जहाँ घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यह भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटर बग, हिरण, चिंकारा, खाकदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं, उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हाथजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है, उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति, खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाओ, पेड़ के फल और आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वश में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत रूप से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वह खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हाजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है, इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोतों से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहां कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहां लगाए जाते हैं जहां ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो, यानी जहां पेड़ और चट्टान दोनों मौजूद हो। मतलब उन्हें खुलापन पसंद नहीं है, वे छिपकर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोई आ ना जाए। पूर्वी हाजा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल और फल शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हाजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाकों में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए बहुत मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हाजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। यह सारा विवरण हमें मानव विज्ञानी जेम्स बुडरवन द्वारा 1960 में दिया गया था। अब हम यहाँ पर अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर किस तरह से रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं संजाति वृत्त एंथ्रोपोग्राफी में समकालीन नरजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर शिकारी संग्राहक समाज को हम देखते हैं तो जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा,
हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के आजीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? क्या आज के जो समाज है, जो आज का जनजातीय समाज है, जो आज का आदि मानव तरह से जो लोग आज रहते हैं, उनको समझकर हम ये पता लगा सकते हैं कि करोड़ों साल पहले, सॉरी करोड़ों नहीं, लाखों साल पहले का जो मानव था वह किस तरह से रहता था। तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस मुद्दे पर इस समय पर दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हदजा और कुंगसैन में हमें देखने को मिलती है। यहाँ के समाजों में हमें इस तरह की पद्धतियाँ आज भी मिलती हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वहाँ आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के उदाहरण भी मिलते हैं जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार, संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्त्रियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाज में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इनमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना यहाँ पर कठिन है। अब समझते हैं कंक्लूजन, उपसंहार, और समझते हैं कि इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष, इस अध्याय का पूरा निचोड़ क्या निकलता है। लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ों पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे हैं। फिर भी 10,000 से 4,500 साल पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य करने की जीवन पद्धतियों उनके जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूँ जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले आंगन और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और
गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोट बाजरा और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रीसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया और इस तरह से हम बस्तियों और नगरों का विकास देखते हैं। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे और धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसे धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है, ऐसे ही प्रश्नों को हम समझेंगे अगले अध्याय में। अब हम यहाँ पर काल रेखा को समझते हैं, टाइमलाइन को हम यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं क्या क्या कब घटित हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर यानी कि प्राइमेट बंदर और एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में हमें मिलते हैं। 240 लाख वर्ष पूर्व अधिक परिवार यानी होमिनाइड, गिबन, एशियाई ओरांगटाउन और अफ्रीकी बानर यानी गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोमा पिग्मी चिंपैंजी जैसे जानवर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। 64 लाख वर्ष पूर्व हमें होमोनाइड और होमिनिड की शाखाओं में विभाजन देखने को मिलता है। 56 लाख वर्ष पूर्व हमें मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष मिलते हैं। 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार मिलते हैं। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना प्रारंभ हो जाता है और परिणाम स्वरूप जंगलों की यहाँ पर कमी होती है और घास के मैदानों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व ही हमें होमो मानव की जानकारी मिलती है। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलस और 18 लाख वर्ष पूर्व हमें होमो इरेक्टस के अवशेष मिलते हैं। अब 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विलुप्त होना और 8 लाख वर्ष पूर्व आर्क्टोसेपियंस यानी होमो हाइडेलबर्गेसिस का जन्म हम देखते हैं और 1,90,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व हमें होमो सेपियंस यानी जो आधुनिक मानव है उसके अवशेष हमें मिलते हैं। अब दूसरे टाइमलाइन को हम यहाँ पर समझते हैं तो दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य हमें 3 लाख वर्ष पूर्व पहले मिलता है। वही होमो इरेक्टस के विलुप्त होने की बात करें तो वह 2 लाख वर्ष पूर्व होता है। स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व। नर्मदा घाटी जहाँ पर हमें होमो इरेक्टस
नर्मदा शीश मिलता है, वह भारत में आर्क द होमो सेपियंस की खोपड़ी हमें नर्मदा घाटी में मिलती है। यह 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पूर्व हमें की है मिलती है। और आधुनिक मानव के प्रादुर्भाव की बात करें तो वह 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। वही नियंडरथल मानव की प्रादुर्भाव की बात करें तो वह 1,30,000 वर्ष पूर्व। चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पूर्व। और नियंडरथल मानवों का लुप्त होने की बात करें तो 35,000 वर्ष पूर्व। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27 लाख वर्ष पूर्व हमें मिलता है। ठीक है, 27,000 भी नहीं, 27 लाख वर्ष पूर्व। सिलाई वाली सुई का आविष्कार तो हमें 21 लाख वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलता है। कितने? 21 लाख वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से इन क्षेत्रों में मानव का विकास हुआ। तो इस अध्याय में हमने कुछ बेहतर समझने का प्रयास किया। हमने इस अध्याय में मानव का विकास किस तरह से हुआ, हमने अलग अलग चरणों में समझने का प्रयास किया और देखा कि किस तरह से होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो सेपियंस मानव की प्रमुख जो नस्ल है या फिर जो प्रमुख परिवर्तन है वो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।